अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, होना भी चाहिए। मार्केट पंप कर रही है। क्यों मार्केट पंप कर रही है, इस वीडियो में आपके साथ मैं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स वगैरह शेयर करूंगा, साथ मेरा तजिया होगा। मार्केट पंप क्यों कर रही है, कौन सी वजूहात हैं, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, लेकिन साथ एक थ्योरी सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही है मार्केट के फ्यूचर के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, अगर मैं सही अंडरस्टैंड कर चुका हूँ और आपको मैं सही समझा चुका, तो वो मुस्तकबिल में आपकी इन्वेस्टमेंट को शेप अप करने में, उसमें फ़ैसला साजी में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। उस थ्योरी को अगर हम सही डायसेक्ट करते हैं तो मार्केट सबसे पहले बीटीसी की तरफ आते हैं। ऑलमोस्ट सारी क्रिप्टो करेंसी इस वक्त पंप कर रही हैं। बीटीसी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि बीटीसी ही की वजह से सारी मार्केट पंप कर रही है। बीटीसी की प्राइस तकरीबन सारे जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर रही है। इस वक्त बीटीसी की प्राइस, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 28,830 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है और इसने तकरीबन 29,200 की प्राइस को टच किया है। फिबोनाची रेशो को देखा जाए तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मुझे नज़र आ रही है वो 31,000 की प्राइस है। इससे नीचे अगर कोई नेक्स्ट रेजिस्टेंस है तो वो तकरीबन 29,800-900 की प्राइस है। एन मुमकिन है जिस तरह मोमेंटम बना हुआ है बीटीसी की प्राइस मज़ीद पंप करे और मज़ीद ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 31,000 को टच करे। ब्रेकआउट होगा या नहीं, जब वक्त आएगा इंशाल्लाह, जब मैं लर्न करूंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है कि मार्केट मज़ीद पंप कर सकती है, वो है बीटीसी की डोमिनेंस। बीटीसी की डोमिनेंस ने अपना 2 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बीटीसी की डोमिनेंस मार्केट के ऊपर 51% है, जो कि पिछले 2 साल में मुसलसल आप ये देखें कब ये 49% से डाउन हुई थी। मई 2021 से ये वाली जो 50% की डोमिनेंस है ये ब्रेक होकर नीचे, और मुसलसल 2 साल बीटीसी की प्राइस इसका जो डोमिनेंस है वो लेवल लो रहा। आप मेरे से कमेंट करके पूछ रहे हैं मुकद्दस भाई ये डोमिनेंस क्या चीज़ है। बहुत आसान है। देखें, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है थाउजेंड्स क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेकिन मार्केट जो है 2 क्रिप्टो करेंसी मार्केट इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। एक है बिटकॉइन, एक है आल्ट कॉइन। हर वो क्रिप्टो करेंसी जो कि आल्ट कॉइन नहीं है उसको आप, जो बीटीसी नहीं है उसको आप आल्ट कॉइन कह सकते हैं। तो बीटीसी जो क्रिप्टो मार्केट है, इसमें जब सरमायाकारी होती है, उस सरमायाकारी का कितना हिस्सा बीटीसी के पास है और कितना हिस्सा आल्ट कॉइन्स के पास है, इसको आप डोमिनेंस बोलते हैं बीटीसी की मार्केट के ऊपर। और इस चार्ट के जरिए उसका इजहार किया जाता है और इस चार्ट के जरिए लोग जो है वो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। अब ये बीटीसी की डोमिनेंस क्यों पंप करती है मार्केट में? अब ओवरऑल अगर मैं चंद दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो क्रिप्टो मार्केट का जो टोटल मार्केट कैप होगा कोई 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। इसका सिर्फ बीटीसी के पास तकरीबन 500-600 बिलियन डॉलर तो सिर्फ बीटीसी में सरमायाकारी है। अच्छा, अगर हम साथ इथेरियम को भी मैच कर लें तो ये 70-75% सरमायाकारी सिर्फ इन टॉप 2 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर है। और अगर हम स्टेबल कॉइन को भी साथ मिला लें तो स्टेबल कॉइन भी मार्केट में कोई 120 बिलियन से लेके कोई 150 बिलियन डॉलर के मार्केट में स्टेबल कॉइन है। तो बाकी बचा क्या? बाकी ये जितनी आपको L1 चेन जिसमें कार्डानो, पोलकाडॉट, फिर L2 चेन्स जैसे पॉलीमैटिक है, इस तरह की सारी चेन्स, और मार्केट की दीगर जो आपको क्रिप्टो करेंसीज, थाउजेंड्स क्रिप्टो करेंसीज नज़र आती हैं, उन सब का टोटल्स अगर आप मार्केट कैप देख लें तो वो तकरीबन 100-150 बिलियन बनता है। बाकी सारे का सारा इन 3 बड़े जो सेक्टर्स हैं इनके पास लोगों ने सरमायाकारी की है। बीटीसी जो कि डोमिनेट कर रहा है 51%, उसके बाद इथेरियम जो कि तकरीबन मेरा हाल 20-30% की रेंज में आप उसको कह सकते हैं, और बाकी स्टेबल कॉइन। ठीक है, तो ये इसको डोमिनेंस, और डोमिनेंस को क्यों वॉच करते हैं? क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस का ताल्लुक साइकिल्स के साथ है। मैं पहले भी, अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब नया सरमाया मार्केट में आता है, खसूसन इंस्टीट्यूशनल पैसा जब क्रिप्टो मार्केट में आता है, तो सबसे पहले वो बीटीसी में पार्क होता है और उसके बाद बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती है। चूँकि बीटीसी में इन्वेस्टमेंट होती है तो उसकी मार्केट में डोमिनेंस बढ़ती है। एक तो मैक्रो फैक्टर्स की वजह से बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती है, और दूसरा हर 4 साल बाद बीटीसी की हाल्विंग भी होती है। हाल्विंग क्या होता है? बीटीसी की ब्लॉकचेन को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो है माइनर्स। माइनर का रिवार्ड हर 4 साल बाद हाफ हो जाता है, जिसको हाल्विंग इवेंट बोलते हैं। अब ये हाल्विंग इवेंट अगले साल अप्रैल यानी अप्रैल 2024 में होना है, और इस हाल्विंग के इवेंट से पहले, चंद माह पहले ही बीटीसी की प्राइस जो है, हिस्टोरिकली अगर आप चार्ट पे जायजा लें तो हिस्टोरिकली हाल्विंग से पहले बीटीसी की प्राइस अच्छा खासा पंप करती है। एक तो ये दोनों फैक्टर्स हैं। इंस्टीट्यूशनल्स भी, इंस्टीट्यूशनल कैसे, मैं अभी आपके साथ शेयर करता भी हूँ वो सारी न्यूज़ और अपडेट्स, और साथ हाल्विंग, ये दोनों इस वक्त प्राइस इन हो रही है। अच्छा,
अब आते हैं कौन सी ऐसी अपडेट्स हैं, दो मेजर अपडेट्स हैं जो सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही हैं जिस वजह से ट्रेडर्स बड़ा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस मजीद आइंदा भी पंप हो सकती हैं। नंबर 1 सिटाइडल, फिडेलिटी, चार्ल्स श्वाब, ये इस वक्त करंट जो आपको रैली नज़र आ रही है इसका आगाज़ हुआ था 15 जून से, जब ETF अप्लाई किया था ब्लैक रॉक ने। उस ब्लैक रॉक के ETF के बाद मार्केट में ऐसे लग रहा है ये जो ट्रेडर में कॉन्फिडेंस है, ऐसे लग रहा है कि अब रवायती जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेडिशनल फाइनेंस जिसको ट्रेडिफाई जिसे बोलते हैं, वो भी अब क्रिप्टो मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। इन तीनों ने जो कि बड़े सरमायादार इदारे हैं, सिटाइडल, फिडेलिटी, चार्ल्स श्वाब, इन्होंने अपने क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च किया मिलके EDX के नाम पे। अभी फ़िलहाल उन्होंने 4 क्रिप्टो करेंसीज ऑफर करवाई हैं, BTC, इथेरियम, LTC और BTC कैश। एंड मुमकिन है मज़ीद वो और क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करें। अमेरिका में ऑलरेडी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, जैसे बाइनांस है, जेमिनी है, जेमिनाई, फिर क्रैकन है, इस तरह के एक्सचेंजेस हैं। बाइनांस US भी है जिसको इस वक्त SEC जिनके पीछे पड़ा हुआ है। बहरहाल ये जो ट्रेडिशनल फाइनेंस आया है, ऐसे लग रहा है कि शायद इन इंस्टीट्यूशंस या इनसाइडर्स को पता है कि भाई अब बुल रन स्टार्ट होने वाला है, तो शायद इस वजह से मार्केट जो है वो पंप कर रही है। दूसरी बड़ी न्यूज़, एक और 1.5 ट्रिलियन की वर्थ रखने वाला एक बैंक है, डच बैंक, उसने डिजिटल एसेट्स के लाइसेंस, क्रिप्टो करेंसी की कस्टडी के लिए लाइसेंस अप्लाई किया है। अगर उस बैंक को लाइसेंस मिल जाता है तो वो फिर कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को क्रिप्टो करेंसीज की कस्टडी की सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस को, अफराद को और इंस्टीट्यूशंस को वो कस्टडी की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ये दो बड़ी न्यूज़। और तीसरी एक और, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं भूल ना जाऊँ, वह है जी विजडम ट्री, इन्वेस्को एंड ब्लैक रॉक, इन तीनों ने ETF अप्लाई कर दिया। यानी ब्लैक रॉक के बाद विजडम ट्री और इन्वेस्को ने भी, और ये दोनों जो नाम है विजडम ट्री और इन्वेस्को, ऑलरेडी इन्होंने 2021 में अप्लाई किया हुआ था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। अभी ये कहा जा रहा है कि वो ब्लैक रॉक के जो उनका तरीक़ाकार है, जो शिकें या जो जिस तरीके से उन्होंने अप्लाई किया उसी तरीके से ये अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको शायद परसों की न्यूज़ में जब ब्लैक रॉक की न्यूज़ शेयर की थी, मैंने आपको बताया था एंड मुमकिन है कि दीगर जो हेज फंड्स हैं या दीगर जो कंपनीज जो जिनकी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है, वो दोबारा भी रीअप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से मार्केट में आपको थोड़ा होपियन थोड़ा सा जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, ब्लैक रॉक को थोड़ा सा मैं स्टडी करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ब्लैक रॉक के ETF, ब्लैक रॉक जो हेज फंड है, इस वक्त अगर आप स्क्रीन पर देखें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा सरमायाकारी कोई तकरीबन 10 ट्रिलियन के करीब एसेट्स जो है इनके पास है। इसका अगर 1-2% भी क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है तो आप इमेजिन करें कि BTC की प्राइस कहाँ पे आपको जाती हुई नज़र आएगी। और ब्लैक रॉक का सिर्फ BTC तक ही एक्सपोजर नहीं है। ब्लैक रॉक का मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था कि जो स्टेबल कोइन USDC है उसमें भी इनके स्टेक्स हैं। अगर आप देखें, अच्छा ब्लैक रॉक के बाद अगर ये कामयाब हो जाता है, अगर ब्लैक रॉक को ETF अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद बारी किसकी है? इसकी ये वैनगार्ड, फिडेलिटी, UBS, ये बड़े बड़े जो सरमायादार इदारे हैं, फिर उनके बाद इन्होंने अपने आप को एक्सपोज करना है क्रिप्टो मार्केट, तो वहाँ से भी सारा पैसा क्रिप्टो मार्केट में आ सकता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मार्केट में ट्रेडर्स को थोड़ा बुलिश किए हुए हैं और मार्केट में एक होप है। अच्छा, ये मैं आपको ब्लैक रॉक और फिडेलिटी ने जो सर्कल यानी USDC के पीछे जो कंपनी है सर्कल, उसमें 400 मिलियन की फंड रेजिंग की थी। फिर उसके बाद बाकायदा इन्होंने, ब्लैक रॉक ने सर्कल रिजर्व फंड, मनी मार्केट फंड भी एक क्रिएट किया था, जहां पे इंस्टीट्यूशंस को दावत दी कि अगर आप सर्कल के रिज़र्व को बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे ज़रिए बाय कर सकते हैं। तो ये भी मेरा ख्याल है पिछले साल की साल 1.5 साल हो, हाँ पिछले साल की ये इन्होंने ये जो सर्कल रिज़र्व फंड की ऑप्शन ओपन की हुई है। तो सिर्फ ब्लैक रॉक का एक्सपोजर BTC तक महदूद नहीं है, बल्कि वो स्टेबल कॉइन को भी कर रहा है। और साथ साथ मैं देख रहा था ये बाकायदा लॉबिंग भी कर रहे हैं ये स्टेबल कॉइन को अप्रूव करवाने के लिए। सेनेट में ये देखें एक बिल इन्होंने पेश किया है स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करने के लिए। ये जो बड़ी बड़ी फर्म हैं जिनके पास हज़ार अरब डॉलर के एसेट्स हैं पड़े हुए, कई हज़ार अरब, वो जो है बाकायदा पॉलिटिशियंस के ज़रिए लॉबिंग वगैरह भी करते हैं। और कोइन बेस के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप की थी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ब्लैक रॉक का ETF वगैरह अगर अप्रूव हो जाता है
उधर से सारा थोड़ा सा उनको सुकून मिलता है, तो एन मुमकिन है नेक्स्ट जो रिलीफ है वो कोइनबेस को भी मिल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ब्लैक रॉक ने जो कोइनबेस के साथ पार्टनरशिप की है उसका मकसद ये है कि ब्लैक रॉक के जो एसेट्स हैं वो कोइनबेस की जो प्राइम सर्विस है एसेट कस्टडी की, वहाँ पे वो उनकी सर्विसेज वगैरह यूज़ करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोइनबेस जो है उसके पीछे SEC पड़ा हो और उसके बाद जो है वो ब्लैक रॉक जो है वो ETF अप्रूव करके काम कर रहा है और कोइनबेस नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ें आपस में नथी हैं। अगर ब्लैक रॉक की अगर ETF अप्रूव होती है तो फिर कोइनबेस को भी रिलीफ आएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में मार्केट में और बुलिश न्यूज़ और फंडामेंटल चेंजेस वगैरह होंगे। अच्छा, ये थ्योरी है जी, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थ्योरी ये है जी कि फ़िलहाल ये जो सिटाइडल, फिडेलिटी, ये जो बड़े बड़े नाम मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिकी कंपनीज़ के, ये जो मार्केट में एंट्री डाली हैं इसकी बेस पे बना के एक थ्योरी बनाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि ये जो अमेरिकी सरमायादार इदारे जो क्रिप्टो मार्केट में एंट्री डाले हैं, ट्रेडिफाई जो मार्केट में एंट्री डाले हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि बाइनांस को और USDT को ये फ़ारग करा के, टेथर को और बाइनांस को वो USA से फ़ारग करा के, अमेरिका से निकाल के वो अपना स्टेबल कोइन USA का जो कि USDC है उसको एज अ स्टेबल कोइन उसको प्रमोट करना चाहते हैं। और साथ इन्होंने जो अपना एक्सचेंज लॉन्च किया स्टार्ट पे EDX और कोइनबेस, इस तरह के जो US एक्सचेंजेस हैं उनको वो प्रमोट करना चाहते हैं। ये एक थ्योरी है और पूरा इन्होंने बताया कि कैसे ये वर्कआउट करता है। अगर आप पढ़ना, इसको स्टडी करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें जितनी मार्केट में आपको होप नज़र आ रही है, अगर ब्लैक रॉक का ETF अप्रूव नहीं होता तो ओबियसली बाकी जो जिन दोनों ने किया है विजडम ट्री वगैरह उनका भी अप्रूव नहीं होगा, वो भी रिजेक्ट होगा। उसके बाद SEC क्या करे? दो ऑप्शंस हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ब्लैक रॉक का जो ETF है उसी वक्त अप्रूव होगा अगर गैरी गैंसलर साहब को फ़र्क करवाया जाएगा। अगर गैरी गैंसलर साहब SEC में रहते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि, मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो सकती है, मुझे ऐसे लगता है कि फिर ETF अप्रूव नहीं होगा। और अगर ETF अप्रूव नहीं होगा तो मेरे दोस्तों भाइयों नेक्स्ट टारगेट क्या है? स्टेबल कॉइन्स और DeFi मार्केट। DeFi मार्केट में का क्या मतलब है? जितने ये बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जितने ये डेक्सेस हैं, इन सब के टोकन्स के ऊपर अटैक होगा। और आई एम टेलिंग यू, ये जो बड़े बड़े मार्केट के टोकन्स हैं जिन्होंने अपने ICO वगैरह किए हैं उन सब को वो सिक्योरिटी डिक्लेयर करेंगे। और अगर सिक्योरिटी डिक्लेयर करेगा SEC अमेरिका का, ये मैं शर्त लगा रहा हूँ, अगर गैरी गैंसलर को फारग नहीं कराते, अगर गैरी गैंसलर अपनी पोजीशन रिटेन करता है, वो SEC में बैठा रहता है, तो वो नहीं इनको छोड़ने वाला, जहाँ तक मुझे समझ आया। लेट्स सी, ये जो ब्लैक रॉक है जो एक अमीर तरीन दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट जो फर्म है वो विन करती है, क्या उनके पास इतनी पावर है कि इस ब्यूरोक्रेट को इसकी पोजीशन से हटाया जाए? अगर ये हट जाता, और ये भी मुमकिन है कि शायद गैरी गैंसलर अपनी पोजीशन में रहे लेकिन बाकी सब चीज़ें जो है वो दुरुस्त हो रही हो, ये भी मुमकिन है, ये भी एक थ्योरी का हिस्सा है। बहरहाल अगर ना हुआ तो भाई ये आप लोगों की जो टोकन्स डेक्सेस में आपने इन्वेस्टमेंट किया है जैसे यूनिस्वाप, पैनकेक स्वाप, खैर पैनकेक स्वाप तो ऑलरेडी अच्छा खासा, बल्कि सारे डेक्सेस की प्राइसेस अच्छा खासा डंप हुई है। फिर ये जो दीगर बारविंग लैंडिंग टोकन्स हैं आवे वगैरह के, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे अटैक होगा नेक्स्ट, तो आपने इस हवाले से भी तैयारी करनी है। अच्छा जी, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। क्योंकि देखें, अब मुस्तकबिल जो है इस दुनिया, हमारे इंसानियत का मुस्तकबिल क्या है? 3 चीज़ें हैं जो कि पूरी बनी नौ इंसान का इस वक्त मुस्तकबिल है। नंबर 1 AI, नंबर 2 मेटावर्स में आपको वर्चुअल रियलिटीज़, ऑगमेंटेड रियलिटीज़, आपको चंद दिन पहले एप्पल ने भी अपना एक गैजेट इंट्रोड्यूस करवाया था। तो तीसरी है ब्लॉकचेन। ये 3 चीज़ें बड़ी नौ इंसान को आगे लीड करेंगी। तो उसमें AI के हवाले से बहुत मार्केट में कंट्रोवर्सी है, तो उसको मैनेज करने के लिए US लॉ मेकर्स, ये बाई पार्टीसन यानी दोनों पार्टी, हुक्मरान, अमेरिका की हुक्मरान जमात और अपोजिशन, दोनों के जो लॉ मेकर्स हैं उन दोनों ने मिलकर एक बिल पेश किया है। उस बिल में वो चाहते हैं कि AI को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि AI को अगर रेगुलेट ना किया तो AI के साथ जो नथी ख़तरात हैं, जो खदशात हैं, कहीं ये ना हो कि रेगुलेशन होने की वजह से कहीं ह्यूमन स्पीशीज़ को ही थ्रेट हो, हमें बनी नो इंसान की नस्ल कोई बहुत बड़ा ख़तरा हो, जैसे हम साई-फाई मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। ठीक है, लास्ट में जाते जाते
जो इथीरियम है उसकी प्राइस भी आपको पंप करती हुई नज़र आ रही है। और मैं देख रहा था कि इथीरियम का मैंने आपको बताया था कि जैसे ही शंघाई अपग्रेड होगा वक्ती तौर पे प्रेशर नज़र आएगा, आहिस्ता आहिस्ता स्टेकिंग ज़्यादा होगी। और इस वक्त तकरीबन 20 मिलियन जो इथीरियम टोकन्स हैं वो इस वक्त स्टेकिंग में। ये जितने इस वक्त पूरी मार्केट में एक्सचेंजेस के पास जितना इथीरियम पड़ा हुआ है ये उससे ज़्यादा क्वांटिटी है, यानी स्टेकिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। 14% से ये स्टार्ट हुए थे मेरा ख्याल है 14, तो इस वक्त 16%, 16.39% जो है स्टेक है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तकरीबन 3.65 मिलियन का नेट इजाफा हुआ है जब से शपीला शंघाई अपग्रेड हुआ है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।